तो इसमें जो ड्रग्स दी जाती हैं टीबी के मरीजों को, उसमें क्या होता है कि बहुत सी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more ड्रग्स आर यूटिलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक होती है एमडीआर टीबी, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। तो होता क्या है कि बहुत बार टीबी के ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन होता है वो मंथ से लेकर के ईयर तक पहुंच जाता है, सालों तक। क्यों? क्योंकि बहुत से उसमें स्ट्रेन ऐसे आ जाते हैं जिनमें क्या डेवलप हो जाता है, रेजिस्टेंस। अब अगर हम एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ें तो क्लिनिकल बेसिस पे एंटी टीबी ड्रग्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में क्या होता है? फर्स्ट लाइन ड्रग्स फर्स्ट लाइन ड्रग्स उन ड्रग्स को कहते हैं जिसमें कि हाई एंटी ट्यूबरकुलर इफिकेसी मौजूद हो, एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी, जिनकी जो इफिकेसी हो वो बहुत ज्यादा हो और टॉक्सिसिटी कम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स। जनरली हम इन्हीं को प्रिफर करते हैं या इन्हीं को यूज करते हैं, रूटीनली यही यूज की जाती है। इसमें कौन कौन सी ड्रग हैं? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटाल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इनको जो एक नाम दिया गया है HRZES, H फॉर आइसोनियाजिड, R फॉर रिफाम्पिसिन, Z फॉर पायराजिनामाइड, E फॉर इथम्ब्यूटाल एंड S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। जब हम डार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम, तो उसमें यही सिंबल वहाँ यूज किया जाता है। फिर आपकी आती हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। सेकेंड लाइन ड्रग्स उन ड्रग्स को कहा जाता है जिनकी एंटी ट्यूबरकुलर इफिकेसी कम हो, लेकिन उनकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। मतलब इफिकेसी तो उनकी कम होती है लेकिन टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। इसमें कौन कौन से यूज किए जाते हैं? जैसे पैस, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसीरीन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, पैथेरोमाइसिन, ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं वो कौन सी ड्रग्स हैं? सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन याद करेंगे। आप ये बताएंगे कि क्लिनिकल यूटिलिटी के बेसिस पे जो भी आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग्स उन ड्रग्स को कहते हैं जिनकी एंटी ट्यूबरकुलर इफिकेसी बहुत ज्यादा हो और टॉक्सिसिटी कम हो। सेकेंड लाइन ड्रग्स उन ड्रग्स को कहा जाता है जिनकी एंटी ट्यूबरकुलर इफिकेसी कम हो और टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो। इसमें क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आपके आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटाल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, HRZES। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में क्या आ जाएगा? लो एंटी ट्यूबरकुलर इफिकेसी, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में जिनकी एंटी ट्यूबरकुलर इफिकेसी कम हो और टॉक्सिसिटी ज्यादा हो, वो कौन कौन सी हैं? पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसीरीन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लेथेरोमाइसिन, ये सारी की सारी आपकी क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट फर्स्ट लाइन ड्रग्स। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में क्या? आइसोनियाजिड। अब ये इसका आइसोनियाजिड का केमिकल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमको केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमको बहुत ज्यादा क्लोजली में डिस्कस करना नहीं होता है। कुछ इसकी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है और
इसका जो सबसे खास बात क्या है कि इट कैन पेनिट्रेट इनटू मैक्रोफेजेस एंड इज एक्टिव अगेंस्ट बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो आपकी बॉडी में डिफेंस सेल होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, उसमें से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? मैक्रोफेजेस सेल्स। तो इनकी खास बात क्या होती है कि ये मैक्रोफेजेस सेल्स को पेनिट्रेट कर जाती हैं और उनके अंदर मौजूद जो भी ऑर्गेनिज्म है या उस सेल के बाहर जो ऑर्गेनिज्म है उन सभी को ये मार सकती हैं, किल कर सकती हैं। फिर आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब दो चीजें हैं, टीबी के पेशेंट्स को जब दवाएं दी जाती हैं तो अगर वो प्रॉपर तरीके से दवाओं का यूज ना करें तो कुछ समय के बाद उन दवाओं के प्रति मरीज में क्या डेवलप हो जाता है? रेजिस्टेंस। तो हमको दो चीजों पे डिस्कशन करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, कि उनका काम करने का तौर तरीका क्या है और उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होने का रीजन क्या। तो सबसे पहले क्या, inhibit synthesis of mycolic acid, essential component of mycobacterial cell wall, highly selective for mycobacterium। देखो, जो टीबी का बैक्टीरियम होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या नाम देते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल में एक बहुत ही स्पेसिफिक कंपोनेंट मौजूद होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? माइकोलिक एसिड। उसे हम क्या नाम देंगे? माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड बहुत जरूरी है टीबी के बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने के लिए। अगर किसी वजह से माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस बंद हो जाए तो टीबी का बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल को बना नहीं पाएगा। इससे क्या होगा? बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी और कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो जो आपकी दवा है आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड क्या काम करता है? आइसोनियाजिड टीबी के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उस सेल वॉल में मौजूद कंपोनेंट माइकोलिक एसिड को बनने से रोकता है। अब ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ लोगों में, कुछ मरीजों में अगर टीबी का इन्फेक्शन हो जाए तो उनके ऊपर आइसोनियाजिड दवा काम नहीं करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस स्पेसिफिक मरीज के अंदर जो टीबी का बैक्टीरिया आया उसमें क्या डेवलप है? रेजिस्टेंस डेवलप है। अब ये रेजिस्टेंस डेवलप होने का क्या रीजन है? देखो, अब एक चीज आपको आपको समझना होगा सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले आपको समझना होगा किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट्स उन ड्रग्स को कहा जाता है जो जब आप लेते हैं तो वो किस फॉर्म में होती है? इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जब अपने स्पेसिफिक साइट पे पहुंचती है जहां उन्हें अपना काम करना है, जहां उन्हें एक्शन देना है, वहां पे वो क्या हो जाती हैं? एक्टिवेट हो जाती है। means prodrugs are the drugs which are initially inactivated but when they reaches at the site of action they become activated। तो यही कॉन्सेप्ट आइसोनियाजिड में भी है। आइसोनियाजिड का जो प्रोड्रग का फॉर्म होता है, प्रोड्रग का फॉर्म जब आपकी बॉडी में पहुंचेगा तो एक एंजाइम होता है कैटलेज पेरोक्सिडेज। वह कैटलेज पेरोक्सिडेज एंजाइम इट्स ये प्रोड्रग को एक्टिवेटेड ड्रग में कन्वर्ट करा देता है। लेकिन जिन लोगों में टीबी के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जिन लोगों में एमडीआर टीबी हो गई, मतलब रेजिस्टेंस वाली टीबी हो गई, उसमें क्या होगा कि टीबी के बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। वह म्यूटेशन कैटलेज पेरोक्सिडेज एंजाइम को बनने नहीं देगा। जब कैटलेज पेरोक्सिडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो प्रोड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसी वजह से बहुत से लोगों में आइसोनियाजिड के प्रति क्या डेवलप हो जाता है? रेजिस्टेंस।
वैसे जनरली टीबी के मरीजों को आइसोनियाजिड हम कभी अकेले नहीं देते हैं, उनको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, दो या दो से ज्यादा दवाओं के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है हमेशा आइसोनियाजिड। तो आप ये बताएंगे कि आइसोनियाजिड जो दवा है, ये आइसोनियाजिड दवा का काम करने का तरीका क्या है? ये टीबी के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल में मौजूद माइकोलिक एसिड को नहीं बनने देता है। जब ये माइकोलिक एसिड को नहीं बनने देगा तो उससे क्या फायदा होगा? बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बनेगी, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ माइकोबैक्टीरियम के स्ट्रेन में आइसोनियाजिड के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंस इसलिए डेवलप होता है क्योंकि आइसोनियाजिड की जो प्रोड्रग फॉर्म होती है, वह प्रोड्रग फॉर्म एक्टिवेट होती है बाई कैटलेज पेरोक्सिडेज एंजाइम। यह कैटलेज पेरोक्सिडेज एंजाइम का एक्शन इनहिबिट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन इन बैक्टीरिया। मतलब पता चला एक इंसान है ए, एक इंसान है बी, दोनों को टीबी का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन ए को जब आपने आइसोनियाजिड दिया तो आइसोनियाजिड की वजह से ए का जो टीबी का इन्फेक्शन था वो खत्म हो गया। मतलब आइसोनियाजिड ने ए इंसान के बॉडी के अंदर मौजूद टीबी के बैक्टीरिया को मार दिया। बी वाला इंसान, उसको भी टीबी हुआ, लेकिन उसको जब आपने आइसोनियाजिड दिया तो बी वाले इंसान को उस दवा से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी टीबी अभी पहले की तरह ही जस का तस मौजूद है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस है वो रेजिस्टेंस वाली टीबी है। रेजिस्टेंस वाली टीबी का मतलब क्या? कि उसके अंदर जो टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है उसमें कुछ ऐसे म्यूटेशन डेवलप हो गए हैं, इसकी वजह से उस बैक्टीरियम पे कोई दवा काम नहीं कर रही है। अब दवा काम क्यों नहीं करती है? दवा काम इसलिए नहीं करती है क्योंकि बहुत सी जैसे कि आइसोनियाजिड दवाएं प्रोड्रग के फॉर्म में ली जाती हैं, तो जब वो अपनी एक्टिव साइड में पहुंचती हैं तो कैटलेज पेरोक्सिडेज एंजाइम के द्वारा वो एक्टिवेट होती हैं। लेकिन अगर टीबी का बैक्टीरिया जो बी इंसान में है उसमें म्यूटेशन डेवलप हो गया, म्यूटेशन डेवलप होने के कारण उसने कैटलेज पेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। इससे क्या होगा? आइसोनियाजिड एक्टिवेट नहीं होगा। जब एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या वो अपना काम करेगा? अपना काम नहीं करेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्या? फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर किसका? आइसोनियाजिड का। आइसोनियाजिड का जो इसका जो भी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आइसोनियाजिड दवा इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। अपना काम करने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 1 to 3 आवर, 1 घंटे से 3 घंटे। और ये जो दवा होती है एक्सक्रीटेड मेनली इन द यूरिन, यूरिन के रास्ते ये बाहर निकल जाती है। हम जब किसी भी दवा को, जैसे कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो यूरिन के रास्ते बाहर निकलती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो फीका के रास्ते बाहर निकलती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो एक्सेल करने के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। तो ज्यादातर दवाएं यूरिन के रास्ते बाहर निकलती हैं। उसी में से आपका क्या है? देखो, दो चीजें हमेशा याद रखिए कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स एलिमिनेट वाया यूरिन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कि किस केस में ये दवा नहीं दी जाएगी? सीवियर प्री एग्जिस्टिंग हिपैटिक इंसफिशियंसी। अगर किसी को पहले से लिवर की कोई घातक बीमारी मौजूद है, लिवर उनका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, ऐसे मरीज को आइसोनियाजिड दवा रिकमेंड नहीं किया जाता है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग डोज के बारे में। टिपिकल डोज ऑफ आइसोनियाजिड इज 5 mg per kg per day
और अगर घातक इन्फेक्शन हो तो 10 mg पर kg पर डे या 15 mg पर kg पर डे। एडल्ट डोज क्या है? 300 मिलीग्राम ओरल डोज ओडी। एडल्ट डोज आइसोनियाजिड की क्या है? 300 मिलीग्राम की ओरल डोज ओडी, वंस, एक बार लेना है। पेरिडॉक्सिन अब बहुत से लोगों को क्या होता है? लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है? लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहने का मतलब ये कि मरीज के अंदर टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन मरीज के अंदर कोई भी अभी टीबी के लक्षण नहीं आ रहे हैं। तो सुषुप्त अवस्था में जो टीबी पड़ी उसे हम क्या कहेंगे? लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे केस में जो दवा दी जाती है वो क्या? 300 mg पर डे और 900 mg ट्वाइस वीकली फॉर 9 मंथ। या तो 300 mg रोज दो या 900 mg 2 बार सप्ताह में दें 9 महीने के लिए। तो पर्सन के अंदर अगर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है तो वो खत्म हो जाती है। अब आइसोनियाजिड का एडवर्स रिएक्शन क्या है? आइसोनियाजिड का एडवर्स रिएक्शन ये है कि इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन। कुछ लोगों में फीवर, इस दवा को लेने के बाद फीवर, स्किन रैशेस भी देखने को मिलता है। फीवर और स्किन रैशेस क्यों है? क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं। जब भी कोई दवा आप बाहर से लेते हो तो आपकी बॉडी कई बार क्या होती है, उस दवा को, उस दवा के अगेंस्ट एक्शन डेवलप करने लगती है। आप बाहर से जब कोई दवा लेते हैं तो कई बार आपकी बॉडी उस दवा के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। उससे क्या होता है? फीवर, स्किन रैशेस। कुछ लोगों में ड्रग इंड्यूस्ड सिस्टेमिक ल्यूपुस इरिथेमेटोसस हैज बीन रिपोर्टेड। ये एक डिजीज है। कुछ लोगों में आइसोनियाजिड यूज करने पे सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस भी दिखलाई पड़ता है। डायरेक्ट टॉक्सिसिटी क्या होता है? डायरेक्ट टॉक्सिसिटी में क्या है? नाजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कुछ लोगों को भूख नहीं लगती है, जी मचलाना, वॉमिटिंग, जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इस दवा के साइड इफेक्ट हैं। अब एक कंडीशन होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये कहने का क्या मतलब हो गया? जैसे रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी का मतलब क्या? कि धीरे धीरे रेटिना डिग्रेड हो रहा है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं। कब? जब हम लंबे समय तक आइसोनियाजिड ले रहे हैं तब। तो ऐसा कौन से लोगों में देखने को मिलता है? अगर कोई पहले से मेल न्यूट्रिशन का पेशेंट है, कोई अल्कोहलिज्म है, किसी को डायबिटीज है, किसी को एड्स है, किसी को यूरीमिया है, और ऐसे लोगों को अगर टीबी की दवाएं दी जाती हैं